नमस्कार दोस्तों। कल हम लोग कहाँ तक कंप्लीट कर चुके थे? हम लोग शायद नेशनल असेंबली तक कंप्लीट कर चुके थे। जैसे हम लोग देखा कि स्टेट जनरल का मीटिंग देख चुके थे। स्टेट जनरल का मीटिंग, वहाँ से क्या होता है कि जो उन लोग का जब कॉमन पीपल का बात नहीं माना जाता है, कॉमन पीपल ने जब मांग रखता है कि वन पीपल वन वोट, तो राजा जब इस चीज़ को नहीं मानते हैं तो आम आदमी इससे गुस्सा हो जाते हैं, कॉमन पीपल गुस्सा हो जाते हैं और वो मीटिंग छोड़ के चले जाते हैं और जमा कहाँ होते हैं? टाउन हॉल में जमा होते हैं। ठीक है, तो आज ये बेसिक का लास्ट लेक्चर है और इसके बाद बेसिक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है और आज जितना पढ़ाएंगे उतना सफिशिएंट बेसिक है और इससे क्या होगा कि 10th क्लास का आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और इससे ज़्यादा आपको बेसिक पढ़ने की आवश्यकता है भी नहीं। और दूसरी बात है कि ये जो चीज़ है 9 क्लास में 10 क्लास में जब स्टार्ट होगा, 10 क्लास का जब कल से स्टार्ट होगा 10 क्लास, तो वहाँ पे आपको सिर्फ ऊपर ऊपर ही बता दिया जाएगा। ठीक है, और क्योंकि एक जैसे आप ये पढ़िएगा 10 क्लास में, जैसे नेशनलिज्म इन यूरोप है, यह चैप्टर में आपको एक पार्ट ये फ्रेंच रेवोल्यूशन ही पढ़ना पड़ता है। फ्रेंच रेवोल्यूशन, क्योंकि जब यूरोप की बात करते हैं तो फ्रेंच की बात करना आवश्यक है, क्योंकि जब शुरुआत हुआ था फ्रेंच से ही हुआ था। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, इसलिए ये बेसिक के तौर पर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और आज ये बेसिक का लास्ट लेक्चर है, इसके बाद बेसिक साइंस हिस्ट्री में बेसिक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको हम जो फर्स्ट क्लास में जो पढ़े थे उस चीज़ को रिकेप कर देते हैं, पूरी तरह से रिकेप कर देते हैं। सबसे पहले हमने देखा था चैप्टर क्या चला, फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति में जैसे हम लोग देखा था, फ्रांस की क्रांति को हमने, फ्रांस की क्रांति मतलब क्या, फ्रांस में किसका क्रांति था? पॉलिटिकली रिवोल्यूशन था। फ्रांस में क्या था? पहले राजाओं का शासन था, मोनार्की सिस्टम था। यानी कि जो राजाओं का सिस्टम से जो बदल के क्या हुआ, रिपब्लिक हो गया है। यानी कि हेड ऑफ द पीपल, यानी कि जो भी कंट्री का जो हेड होगा, वो क्या होगा? इलेक्ट बाय द पीपल, यानी कि लोग इलेक्ट होगा। ठीक है, यानी कि जो भी कंट्री का रिपब्लिक मतलब क्या है कि जो भी देश का जो हेड है, कंट्री का जो हेड है वो इलेक्टेड होगा। ठीक है, यानी कि पहले राजाओं का सिस्टम था, फिर लोगों के द्वारा शासन चलने लगा। तो ये जो चेंजेस है, पहले राजा का बेटा राजा, तो इस तरह ये सिस्टम को हटा के लोगों के द्वारा चुना गया सिस्टम लेके आया। तो ये जो चेंजेस हुआ इसी को रिवोल्यूशन कहते हैं और ये पॉलिटिकली रिवोल्यूशन था और ये फ्रांस में होता है, इसलिए फ्रांस रिवोल्यूशन कहते हैं, फ्रेंच रिवोल्यूशन, फ्रांस की क्रांति कहते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने देखा कि फ्रांस की क्रांति को हमने 3 पार्ट में बांटा था। एक पहला पार्ट है कि ऑन द 14 जुलाई 1789, 14 जुलाई 1789 के दिन क्या हुआ, 14 जुलाई 1789 से पहले कौन कौन से इंसिडेंट, कौन कौन से घटना हुआ, उसके बाद 14 जुलाई 1789 ईस्वी को क्या हुआ। जैसे हम लोग 14 जुलाई 1789 ईस्वी के दिन देखा था, उसमें क्या हम लोग ने क्या पढ़ा था कि उस दिन 7,000 लोग टाउन हॉल के बाहर इकट्ठे खड़ा हुए हैं और नारेबाजी आंदोलन कर रहे हैं। किसके खिलाफ? लुइस 16 के खिलाफ, फ्रांस के शासक के खिलाफ, जो उस समय का वर्तमान शासक था लुइस 16, उसके खिलाफ क्या करें? नारेबाजी कर रहे हैं। सब लोगों में असंतोष है, क्रोध है, सब नारेबाजी कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। कब? ये 14 जुलाई 1789 ईस्वी को। कहाँ? टाउन हॉल के बाहर। और उन 7,000 लोगों में से कुछ लोग निकल कर कहाँ जाते हैं? बेस्टाइल जेल में। एक जेल का नाम है, जिस जेल का नाम है बेस्टाइल जेल। जेल का क्या नाम है? बेस्टाइल जेल। इस जेल में जाके क्या करते हैं? प्रिजनर, जो भी वहाँ कैदी हैं, उन कैदियों को रिहा कर देते हैं और जितने भी हथियार हैं उन हथियारों को लूट लेते हैं। ये घटना था कब? 14 जुलाई 1789 ईस्वी को। आखिर जब ये 14 जुलाई 14 जुलाई 1789 को ये घटना हुआ, आखिर इस घटना का होने का क्या कारण था, क्या इंसिडेंट था? हमने पढ़ा था कि ये इंसिडेंट होने का कारण क्या था। सबसे पहले कि जब लुइस 16 जब राजगद्दी में बैठा, लुइस 16 राजगद्दी में कब बैठा? 1774 ईस्वी को बैठा था। कब बैठा था? लुइस 16 ये शासक था उस समय का। राजगद्दी में कब बैठा? 1774 ईस्वी। अब जब लुइस 16 1774 को राजगद्दी में बैठा था, तो उस समय फ्रांस क्या था? कंगाली की तरफ जा रहा था। और फ्रांस का कंगाली की तरफ जाने का कारण क्या क्या था? ये जो लुइस 16 था उसको बिना वजह युद्ध लड़ना पसंद था।
बिना युद्ध, किसी भी से युद्ध, हमेशा युद्ध से घिरे रहता था, कभी आज इससे युद्ध कभी उससे युद्ध, हमेशा वार लड़ते रहता था। और दूसरा कारण क्या था कि ये जो कुछ अमेरिकन कॉलोनीज थी, उस अमेरिकन कॉलोनीज में अंग्रेजों ने कब्जा कर रखा था, ब्रिटेन ने कब्जा कर रखा था, इसलिए उन अमेरिकन कॉलोनीज को हेल्प कर रहा था ब्रिटेन के जो कब्जे से आज़ाद होने के लिए, बिना ये जो जिससे हमें है अमेरिकन का हेल्प कौन कर रहा है, लुइस 16 कर रहा है, फ्रांस का शासक कर रहा है। एक तो ये भी कारण है, क्योंकि आप जब बिना ये जो युद्ध लड़िएगा, किसी का मदद करे, अगर हेल्प कीजिएगा, अब उस समय का हेल्प क्या था, युद्ध लड़ना था, बेसिकली युद्ध लड़ना था। अब आज़ाद कीजिएगा तो युद्ध लड़ना पड़ेगा, तो बेसिकली देखा जाए तो वार लड़ रहा था। अब जब वार लड़ेगा तो खर्चे होंगे, ठीक है। और एक फ्रांस में एक उस समय एक भव्य महल था जिसका नाम है वर्साइल, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट महल है वर्साइल। और इस महल का इतना बड़ा भव्य था और इसमें मेंटेनेंस खर्चा इतना ज़्यादा था कि इसका कुछ पार्ट, इसका बहुत बड़ा हिस्सा, यानी कि जो फ्रांस का जो आमदनी था, फ्रांस का आमदनी का बहुत बड़ा हिस्सा इसमें चले आता था, इसको मेंटेनेंस में, इस किला को मेंटेन करने के लिए इतने नौकर चाकर लगे हैं, इतना मेंटेन करने के लिए कितना खर्चा है। तो ये चीज़, एक ये भी कारण था फ्रांस का कंगाली होने का, फ्रांस का मतलब जो बैंकरप्सी की ओर जाने का एक भी कारण था, कंगाली होने का एक भी कारण था, कंगाल होने का एक कारण था ये। और उसके बाद क्या था कि ये बहुत ज़्यादा लोन लेके रखे थे। अब जब लोन लिए हैं तो उसमें 10% एट द रेट 10% एनम इसको इंटरेस्ट देना पड़ता था, 10% ब्याज से इसको रिटर्न भी करना था। इसी वजह से फ्रांस क्या था, कंगाली की तरफ जा रहा था। अब जब फ्रांस कंगाली की तरफ जा रहा था, अब जैसे किसी भी देश का जब आमदनी किससे डिनोट किया, कहाँ से, किसी भी देश का आमदनी कहाँ से आता है, टैक्स से आता है, जाहिर सी बात है टैक्स से आता है। या किसी भी शासक का, किसी देश का आमदनी कहाँ से आता है, टैक्स से आता है। अब जब जैसे कंगाली की तरफ जा रहा था फ्रांस, तो इसने खर्चा कम नहीं किया। फ्रांस का लुइस 16 है, वो खर्चा तो कम नहीं किया, लेकिन वो क्या किया, टैक्स को बढ़ा दिया। खर्चा उतना ही रखा, हालांकि बढ़ रहा था खर्चा, लेकिन टैक्स को बढ़ा रहे, टैक्स को भी बढ़ा दिया। अब जब टैक्स बढ़ गया तो टैक्स कौन दे रहा था, सिर्फ आम आदमी दे रहा था। जो फ्रांस का सोसाइटी जब 3 पार्ट में था, एक पार्ट में चर्च था, 3 तरह के आदमी थे, एक चर्च, किंग एंड मिनिस्टर, और तीसरा क्या था, कॉमन पीपल, आम आदमी था। जैसे पहले उसको चर्च को क्या कहते हैं, क्लर्जी कहते हैं, और उसके बाद किंग्स एंड मिनिस्टर को क्या कहते हैं, नॉवेलिटीज़ कहते हैं। थर्ड स्टेट को, यानी कि जो कॉमन पीपल, उसको थर्ड स्टेट कहते हैं, उसका यानी कि फर्स्ट, चर्च के लोगों को फर्स्ट स्टेट कहते हैं, और तुम्हारे किंग्स एंड मिनिस्टर को सेकंड स्टेट कहते हैं, पीपल को सेकंड स्टेट, और आम आदमी को क्या कहते हैं, पीपल को थर्ड स्टेट कहते हैं। यानी कि जो फ्रांस का जो सोसाइटी था, फ्रांस का जो समाज था, वो 3 भागों में विभक्त था, 3 भाग में बटा था। फ्रांस का जो समाज था वो 3 भाग में बटा था, ठीक है। पहला चर्च के आदमी था, दूसरा था तुम्हारा नोबलिटीज, किंग्स एंड मिनिस्टर, राजा थे, उसके मंत्री थे, और तीसरा क्या थे, आम आदमी थे। आम आदमी में क्या कौन कौन थे, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, ये बिजनेसमैन, वर्कर्स, मजदूर, पीजेंट्स, ये चीज़ किस में आते थे, ये आते तुम्हारा कॉमन पीपल के अंदर आते थे। अब ये जब टैक्स बढ़ाना, टैक्स उसमें दो टैक्स तो बहुत है, लेकिन मेनली 2 एनसीईआरटी में दिए हुए, एक टाइल्स है, एक टाइट्स है। टाइल्स क्या तुम्हारा डायरेक्ट टैक्स है, हम लोग पढ़ चुके हैं, और टाइट्स क्या तुम्हारा एक 1/, अब जितना भी प्रोडक्शन होगा, जितना भी आप उपज होगा, उसका 1/10वां भाग देना पड़ेगा लुइस 16 को, राजा को देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जब क्या था कि जब जैसे जैसे आमदनी, जैसे जैसे कंगाली की तरफ जा रहा था फ्रांस, तो इसने सोचा, फ्रांस के शासक यानी लुइस 16 ने सोचा कि टैक्स को बढ़ाया जाए। लेकिन फ्रांस के शासक को ये अधिकार नहीं था कि वो टैक्स बढ़ा सके, उसको ये अधिकार नहीं था। अधिकार किसको था, स्टेट जनरल को था। अब स्टेट जनरल क्या है, हमने पढ़ा दिए। स्टेट जनरल क्या था, एक मीटिंग होती, स्टेट जनरल की एक मीटिंग होती, जैसे ग्रुप समझ लो, एक ग्रुप, जैसे भी स्टेट जनरल एक ग्रुप था, और इस ग्रुप को बुलाने का पावर सिर्फ राजा के पास था। यानी स्टेट जनरल का मीटिंग बुलाने का पावर राजा के पास, किसी दूसरे के पास नहीं था। यानी कि राजा टैक्स नहीं बढ़ा सकता है, राजा मीटिंग बुला सकता है। अगर मीटिंग में, मीटिंग में अधिक लोग बोले कि हाँ टैक्स बढ़ाना है, तो टैक्स बढ़ जाएगा। मीटिंग में अधिक लोग बोले तो टैक्स बढ़ जाएगा, और अधिक लोग ना बोले तो टैक्स नहीं बढ़ेगा। लेकिन राजा को ये अधिकार नहीं था कि वो टैक्स बढ़ा सके, खुद से बढ़ा सके, लेकिन उसको अधिकार था कि वो मीटिंग बुला सकता, वो उसी को अधिकार था, कोई दूसरा कोई मीटिंग नहीं बुला सकता था। यानी कि जब पिछली बार जब मीटिंग हुआ था, वो डेट था 1614 को, यानी कि 1614 में। यानी कि 1614 में स्टेट जनरल का मीटिंग होता है। फिर बाद में जाके कितना, स्टेट जनरल का मीटिंग कब होता है, लुइस 16 के टाइम में होता है। लुइस 16 के टाइम में 5 मई
1789 को स्टेट जनरल का मीटिंग होता। कब? 5 मई। जब ये मीटिंग होता है तो इसमें क्या था, हम लोग वन स्टेट वन वोट देख रहे थे। वन स्टेट वन वोट मतलब कि जैसे चर्च के एक वोट, चर्च का जैसे 3 कौन कौन थे स्टेट जनरल का मीटिंग भाग ले रहे थे, तुम्हारा क्या बोलता है, चर्च के लोग भी थे, किंग एंड मिनिस्टर्स भी थे, और कॉमन पीपल भी थे। तीनों वर्ग को, तीनों ग्रुप को एक एक वोट देने का अधिकार था। यानी कि अगर चर्च के अधिक लोग बोले कि नहीं हाँ टैक्स बढ़ाया जाए तो टैक्स बढ़ जाए अधिकतर, तो उन लोग का एक वोट माना जाता था। और किंग एंड मिनिस्टर्स उनमें से अगर अधिक किंग मिनिस्टर बोले कि हाँ टैक्स बढ़ाना होगा तो मान लिया उन लोग का एक वोट कलेक्ट किया जाता था। और ऐसे भी कॉमन पीपल तो नहीं चाहता क्योंकि टैक्स सिर्फ कॉमन पीपल को ही देना पड़ता था। चर्च के लोग और किंग एंड मिनिस्टर ये लोग टैक्स नहीं देते थे। इन लोग को प्रिविलेज था, इन लोग को विशेषाधिकार था। ठीक है, इन लोगों को क्या था, विशेषाधिकार था। जैसे हम लोग सोसाइटी में देखे थे कि फ्रांस का जो सोसाइटी है वो 3 भाग में बटा है, चर्च में, नोबिलिटीज़ में, चर्च में हो गया, किंग एंड मिनिस्टर्स में, और कॉमन पीपल में। जब ज़मीन की बात करें तो लैंड में कितना था, जैसे फ्रांस का सोसाइटी, 1 मिनट इसको लिख लेते हैं। वैसे ये चीज़ पढ़ा दिए हैं कल प्रीवियस ईयर में लेक्चर, फिर भी इसको रिवीजन कर रहे हैं, इसको कनेक्ट करने के टॉपिक को। जैसे स्टेट जनरल का मीटिंग हुआ, चलो इसको सोसाइटी से समझ लेते हैं। सोसाइटी 3 पार्ट में बटा था, पढ़ा दिए हैं। एक चर्च के लोग था, एक किंग एंड मिनिस्टर था, किंग एंड मिनिस्टर, और तीसरा कौन था, कॉमन पीपल। चर्च के लोग, कॉमन किंग एंड मिनिस्टर एंड कॉमन पीपल, इन दोनों के पास फ्रांस का टोटल जमीन का कितना परसेंट जमीन इन लोगों के पास था, 60% लैंड। फ्रांस का अगर टोटल जितना भी जमीन था, फ्रांस में जितना भी जमीन था उनका 60%, यानी जितना भी लैंड था उसका 60% लैंड किसके पास था, इन दोनों कैटेगरी के पास था। और बचा जो लैंड किसके पास था, इनके पास था, यानी कि 40% लैंड था। अब तो वो 40-40 यानी 50-50 लगभग। लेकिन ऐसा नहीं था। फ्रांस में जितना आदमी था उनका 90% पॉपुलेशन क्या था, कॉमन पीपल था। यानी कि 90% आदमी में 40% डिवाइड है, 40% लैंड डिवाइड है। लेकिन यहाँ जो लैंड है, यहाँ का जो पॉपुलेशन है सिर्फ यहाँ 10% है। यानी कि इन 10% को 60% जमीन है, इन 10% के पास 60% जमीन है, और इन 90% के पास 40% जमीन है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये एक तो इन लोग को विशेषाधिकार है ही, और इन लोग के पास संपत्ति ज़्यादा है। कहीं ना कहीं देखा जाए इन लोग के पास संपत्ति ज़्यादा है इनके मुकाबले में, क्योंकि इनके पास से एक तो पूरे आबादी में सिर्फ 40% ही जमीन है, और इन लोग का आबादी इन लोग से 9 टाइम्स ग्रेटर है। इन लोग अगर 10% है तो इन लोग 90% है। ठीक है, तो ये होगा फ्रांस का सोसाइटी। अब स्टेट जनरल में मीटिंग था कि 1 स्टेट 1 वोट का कैटेगरी था, 1 स्टेट 1 वोट। लेकिन कॉमन पीपल ने क्या मांग किया था कि 1 पीपल, मांग क्या था, 1 पीपल 1 वोट, यानी एक आदमी एक वोट कर सकता है, ना कि एक ग्रुप एक वोट। पहले राजा कौन सा सिस्टम चला रहा था कि एक ग्रुप सिर्फ एक ग्रुप का वोट, एक ग्रुप एक वोट होगा। यानी कि अगर ये चर्च का पूरा ग्रुप मिला के एक वोट होगा, और ये ग्रुप मिला के एक वोट होगा, और ये ग्रुप मिला के एक वोट होगा। लेकिन दिक्कत ये आ जाता है कि ये दोनों मिल जाता था, क्योंकि इन लोगों को टैक्स देना नहीं पड़ता था, टैक्स इन लोगों को देना पड़ता। अगर टैक्स बढ़ भी जाए तो उन लोग को फर्क नहीं पड़ता था, फर्क इसको पड़ता था, कॉमन पीपल को पड़ता था। तो इसी वजह से क्या करता है, ये दोनों हमेशा मिल जाता था, और ये मिलने से क्या होता, इन लोग का 2 वोट हो जाता था, इसका सिर्फ 1 वोट, तो टैक्स बढ़ जाता था। इससे दिक्कत आता था किसको, कॉमन पीपल को दिक्कत आता था। इसलिए कॉमन पीपल ने क्या कहा कि एक आदमी एक वोट दे सकता है, क्योंकि इन लोग का 600 था, इनके कॉमन पीपल 600 आदमी था, यानी कि 600 आदमी को इस मीटिंग में बुलाया जाता था। इसका 300 और इसका 300। अगर ये दोनों मिल भी जाए तो इसका अकेले 600 हो जाता था। और इनमें से कुछ अच्छे भी लोग थे जो समझते थे कि वाकई में समझते कि नहीं, कॉमन आम आदमी के साथ गलत किया था, कॉमन पीपल के साथ गलत किया था, तो वो इनके तरफ आ जाते थे, आ सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, 1 पीपल 1 वोट का ये राजा ने नहीं माना। अब जब 1 पीपल 1 वोट नहीं माना तो ये लोग कहाँ चले गए, यहाँ मीटिंग छोड़ दिए। मीटिंग छोड़ने के बाद कहाँ चले गए, टेनिस कोर्ट में चले गए, वर्साइल में। और वहाँ टेनिस कोर्ट में चले गए, और टेनिस कोर्ट में जाके वहाँ टेनिस कोर्ट में एक शपथ लेता है। ठीक है, जब ये मीटिंग छोड़ दिए, अब टेनिस कोर्ट में जाके, 1 मिनट इसको मिटा दो। टेनिस कोर्ट में चले आते हैं, कहाँ चले आते हैं, टेनिस कोर्ट। अब जब टेनिस कोर्ट में चले आते हैं तो टेनिस कोर्ट में एक शपथ लेते हैं, और वो दिन क्या था, 20 अगस्त
1789, 20 अगस्त 1789 लिखो। 20 अगस्त 17 नहीं सॉरी 20 अगस्त नहीं था, ये होगा जून होगा आई थिंक। एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा एनसीईआरटी में। चलिए एक किसी भी दिन तो शपथ लिया होगा, ये शायद जून में होगा कोई, इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा तो देख लीजिएगा, ठीक है। उसमें उस दिन शपथ क्या लेते हैं, उस दिन शपथ क्या लेते हैं कि अपने आप को, एक तो पहले नेशनल असेंबली डिक्लेयर करते हैं अपने आप को, अब लोग क्या करते हैं नेशनल असेंबली डिक्लेयर करते हैं कि हाँ हम ही लोग नेशनल असेंबली हैं। और दूसरा क्या करते हैं, क्या शपथ लेते हैं कि जब तक फ्रांस का संविधान नहीं बनेगा तब तक हम लोग यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं, ये शपथ लिया, ठीक है। ये चीज़ हमने कल यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, ठीक है। और फिलोसोफर्स का बात किए थे कि रूसो था, जॉन लॉक था, क्या बोलता मॉन्टेस्क्यू था। जॉन लॉक क्या बोलते हैं, रूसो ने कौन सा किताब लिखा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसका किताब था, रूसो का किताब था। और मॉन्टेस्क्यू ने क्या लिखा था, द स्पिरिट ऑफ लॉस, जिसमें सेपरेशन था, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी का सेपरेशन था। जो हमारे देश के आर्टिकल 50 जो बात जो है, कहीं ना कहीं देखा जाता है जो प्रिंसिपल है वो उसी किताब और उसी दौर से आया है, ठीक है। तो ये चीज़ हमने कल कवर कर लिया था। तो आज देखना, आज जो कुछ 2-3 कंसेप्ट हैं जो आसान है, जो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। आज इसको बेसिक तो ख़त्म हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि जैसे क्या हो गया, ये जब शपथ हो गया नेशनल, अब जब शपथ ले लिया कि अपने आप को डिक्लेयर कर लिया कि हाँ हम लोग नेशनल असेंबली हैं, और जब हम लोग संविधान जब तक नहीं बनाएंगे तब तक यहाँ से हिलने वाला नहीं है। अब जब नेशनल असेंबली के लोग, यानी कि जब जो भी नेशनल असेंबली में थे, या फिर ऐसे लिख लेते हैं कि फ्रांस जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में बिजी थे, कॉन्स्टिट्यूशन कब 1791 में। फ्रांस जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में बिजी था, स्पेशली कौन, फ्रांस के कौन, नेशनल असेंबली के जो मेंबर है, नेशनल असेंबली, यानी कि फ्रांस जो नेशनल असेंबली के जो मेंबर है वो क्या बोलता है, ये बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए ये बिजी थे, ठीक है। क्या थे, बिजी थे, व्यस्त थे। इसको 1791 यहाँ नहीं लिखते, इसको बाद में लिखेंगे, ठीक है। जब फ्रांस जब कॉन्स्टिट्यूशन संविधान बनाने के लिए बिजी थे, तो बाकी फ्रांस क्या था, उनका हालत क्या था, बाकी जो रेस्ट पीपल का हालत जो था, उन लोग का दयनीय था। हालत क्या था, दयनीय था, बहुत हालत खराब होते जा रहा था। क्यों हालत खराब हो रहा था, क्योंकि उस साल क्या हुआ था कि सूखा पड़ गया था, ड्रॉट, सूखा पड़ गया था। अब जब सूखा पड़ गया था तो क्या होगा, जाहिर सी बात है कि खराब फसल होगा, बैड हार्वेस्ट होगा, खराब फसल। अब खराब फसल होगा तो पैदावार कम होगा। अब जब पैदावार कम होगा तो क्या हो जाएगा, जब फसल की कीमत है, फूड प्राइसेस है, वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। फूड प्राइसेस क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। अब जब एक तो फूड प्राइस इंक्रीज हो गया तो इससे क्या होगा कि लोगों में असंतोष हो गया। लोग क्या हो गए, असंतोष, इम्पेशेंट हो गए, ठीक है। वर्ड्स देख लीजिएगा, ठीक है। लोग, इससे क्या हो गया कि लोग असंतोष हो गए, इम्पेशेंट हो गया। अब देखो, अब शुरू से राजा की गलतियां गिनाओ। सबसे पहले तो बिना वजह युद्ध लड़ता है। अब बिना वजह युद्ध लड़ता है, इसका दूसरे का मदद करता है, पहले अपने देश का छोड़ के दूसरे देश का हेल्प करता है। और साथ ही साथ में क्या बोलता है, वर्साइल जो किला है उसका मेंटेनेंस में इतना खर्चा चले हो जाता है, इतना लोन लेके रखा है। साथ में फ्रांस के लोगों को कोई मतलब सिर्फ जो है विशेषाधिकार, इन लोग को जो चर्च और किंग एंड मिनिस्टर उस लोग का विशेषाधिकार है, इन लोग का बात को माना भी नहीं जाता है। आम आदमी के लोगों जो बात बोलते हैं, उनके जो भी उन लोग को जो डिमांड रहता है, उनको डिमांड को स्वीकारा भी नहीं जाता है। सिर्फ टैक्स इन्हीं पे ही, कॉमन आम आदमी पे ही टैक्स लगा दिया जाता है। तो ये इतना सारा जो है ये राजा का गलती, इससे क्या होगा, लोग में असंतोष हो गया। अब जब ये असंतोष, एक तो फिर क्या हो गया कि सूखा पड़ गया। अब सूखा पड़ने का एक रीजन ये भी है कि जब 1715 था, 1715 में जो फ्रांस का जो पॉपुलेशन था, 1715 में फ्रांस का जो पॉपुलेशन था 23 मिलियन था, जो बढ़ के 1789 में
28 मिलियन हो गया, 28 मिलियन यानी कि पॉपुलेशन। यानी कि जो 1715 में फ्रांस 1715 ईस्वी में जो 23 मिलियन लोग थे, 23 मिलियन लोग थे, यानी 1715 में 23 मिलियन लोग थे। लेकिन 70 साल बाद, लगभग 70 साल बाद फ्रांस का आबादी कितना होता है? 28 मिलियन, लगभग 50 लाख आदमी इंक्रीज हो जाता है। अब जब आदमी बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि फसल, ये क्या मतलब, फूड डिमांड बढ़ेगा। तो जब डिमांड बढ़ा, एक तो डिमांड बढ़ गया है, एक तो क्या हो गया, फूड का डिमांड बढ़ गया। लेकिन उस डिमांड बढ़ने के साथ साथ क्या होगा, एक तो सूखा बढ़ गया। फूड का डिमांड बढ़ गया वहाँ पे क्योंकि लोग ज़्यादा हो गए हैं। अब लोग ज़्यादा, लेकिन उसमें क्या हो गया, सूखा पड़ गया। अब जब सूखा पड़ गया, फसल खराब हुआ, लेकिन डिमांड ज़्यादा है। अब जब डिमांड ज़्यादा है तो फूड प्राइस बढ़ेगा। फूड प्राइस बढ़ गया। अब जब फूड प्राइस बढ़ गया तो लोगों को क्या होता है, सब्सिस्टेंस क्राइसिस, यानी कि जिंदा रहने के लिए भी लोगों को संकट आ गया है। इस तरह का हालत हो गया, इस तरह का दयनीय हालत हो गया था। अब जब इस तरह का हालत हो गया तो लोग क्या हो गए, असंतोष हो गए, इम्पेशेंट हो गए। और इसी वजह से 14 जुलाई 1789 ये बेस्टाइल जेल में क्या करते हैं, यानी कि टाउन हॉल को घेर लेते हैं। कितना लोग? 7000 लोग। यही कहानी है। रीजन क्या था? ये घटना पर रहते, रीजन पर रहते उस समय से। हम लोग ने देख लिया था कि जो हम लोग ने 14 जुलाई 1789 की घटना को देख लिया था कि 14 जुलाई 1789 को 7000 लोग टाउन हॉल को घेर लेते हैं। और घेरने के बाद उनमें से कुछ लोग बेस्टाइल जेल पे हमला कर देते हैं। और हमला करने के बाद वहाँ जो कैदी हैं उन सभी कैदियों को रिहा कर देते हैं। और रिहा करने के बाद क्या होता है कि रिहा करने के बाद वहाँ के जितने भी हथियार हैं उन हथियारों को लूट लिया जाता है। अब जैसे ही ये घटना हो गया तुम्हारा, हमने पहले ही देख लिया 14 जुलाई 1789 को ये घटना हुआ। हमने अब ये रीज़न देखा, क्या कारण था, क्योंकि ये घटना होने का सिर्फ एक ऐसा नहीं कि आज हाँ घटना हो गया, इसके पीछे का इंसिडेंट कुछ, इसके पीछे का रीज़न, इसके पीछे इंसिडेंट ये था। क्या था कि एक तो राजा का कई गलतियाँ था, एक तो बिना वजह युद्ध लड़ रहा था वो, बिना वजह युद्ध, हमेशा ना दूसरे का मदद करना, अपने देश को देखना ही नहीं, कॉमन पीपल, आम आदमी की बात को लेना ही नहीं था। तो ये सब, और एक तो सूखा पड़ गया था, डिमांड, पॉपुलेशन बढ़ गया, खाने के लिए अनाज नहीं था। तो ये सब चीज़ था जो लोग इम्पेशेंट हो गए थे, असंतोष हो गया था। अब लोगों पे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसी वजह से लोगों ने क्या कर लिया कि 14 जुलाई 1789 को 7000 लोगों ने टाउन हॉल को घेर लिया था और आंदोलन कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे। और उन्हीं से 7000 लोगों ने बेस्टाइल जेल को तोड़ फोड़ कर दिया और कैदी को रिहा कर दिया। और साथ में क्या हो गया, वो जो बम बारूद जितने भी हथियार थे उनको लूट लिया गया। ये था घटना 14 जुलाई 1789 को। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद कुछ दिन बाद क्या होता है, कुछ दिन बाद एक रूमर फैलती है। रूमर मतलब क्या? अफवाह फैलती है। किसमें अफवाह फैलती है, इनको मिटा देते हैं, ठीक है। यानी कि एक रूमर फैलती है, अफवाह, रूमर में अफवाह, ठीक है। अफवाह किस में फैलती है? आम आदमी, कॉमन पीपल में, आम आदमियों में क्या अफवाह फैलता है, क्या क्या अफवाह फैलता है कि उन लोगों में ये अफवाह फैलता है कि जो चर्च के लोग और किंग मिनिस्टर्स जो है उन लोग के फसल को क्या कर देगा, जला देगा। ये अफवाह फैलता है। यानी कि ये अफवाह कब फैलता है, जो 14 जुलाई 1789 को जब घटना हो जाता है उसके कुछ दिनों बाद एक अफवाह फैलता है कि जो थर्ड स्टेट यानी फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट के लोग हैं उन वो लोग क्या करेगा, कौमा यानी कि आम आदमी के फसल जो है उनको जला देगा। तो ये अफवाह फैलते ही क्या करता है, आम आदमी ने, ये जो कॉमन पीपल ने पहले ही क्या करता है, सेकेंड स्टेट के लोगों के घर में क्या करता है, घर को क्या करता है, लूट लेता है। क्या करता है, लूट लेता है। यानी कि जब कॉमन पीपल में अफवाह फैल जाता है कि आप लोगों का जो खेत है उनको जला दिया जाएगा। कौन जलाएगा? फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट, यानी कि चर्च और राजा की मिनिस्टर्स, जो कैटेगरी के जो लोग हैं वो जला देंगे। तो ये जो अफवाह फैलते ही आम आदमी क्या करते हैं, जो सेकेंड स्टेट है, सेकेंड स्टेट के घर को लूट लेते हैं। अब जब सेकेंड स्टेट को घर को लूट लेते हैं तो पूरे फ्रांस का जो हालत होता है वो बहुत ही ख़राब हो जाता है, नहीं होने लगता है। जब ये हालत हो जाता है तो क्या करता है लुईस 16 क्या करता है,
लुईस सिक्सटीन क्या करता है, सरेंडर कर देता है। लुईस सिक्सटीन क्या करता है, अपने आप को सरेंडर कर देता है और नेशनल असेंबली को मान लेता है, नेशनल एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, नेशनल असेंबली को एक्सेप्ट कर लेता है। नेशनल असेंबली का काम क्या था, मेनली काम क्या था, एक तो ये पावर को लिमिट करता है, एक तो चलो ऐसे ही बता देते हैं कि नेशनल असेंबली का क्या काम है, कि नेशनल असेंबली का काम है कि एक तो फेडरल सिस्टम का एबॉलिश किया, क्या क्या फेडरल सिस्टम जो है उसको एबॉलिश कर दिया, और साथ में क्या किया, जो राजा के जो पावर है उनको लिमिट कर दिया। राजा के जितने भी पावर है, कि राजा को भी अगर जो गवर्न, राजा को क्या किससे गवर्न किया जाता था, कॉन्स्टिट्यूशन गवर्न करना पड़ता था, यानी कि राजा को भी संविधान का बात मानना पड़ता था। राजा अब मन चाहे कोई भी चाहे फैसला नहीं कर सकता था, राजा को भी संविधान का बात मानना पड़ता था। तो ये सिस्टम क्या था, नेशनल असेंबली ले गया। उसके बाद क्या था, एग्जीक्यूटिव को अलग कर दिया था, लेजिस्लेटिव को अलग कर दिया था। ये चीज़ था क्या था, नेशनल असेंबली ने किया। ठीक है, और ये नेशनल असेंबली का जो वोट था इनडायरेक्टली होता था। ये याद रखिएगा कि नेशनल असेंबली का जो वोट कैसे होता है, इनडायरेक्टली होता है, इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से। यानी कि जिस तरह से हमारे देश में, इंडिया में जिस तरह से प्रेसिडेंट को चुना जाता है, उसी तरह से यहाँ पे नेशनल असेंबली के लोगों को चुना गया। यानी कि अब फ्रांस में तो बहुत लगे हैं, तो 28 मिलियन लोग हैं। अब उनमें से कौन लोग नेशनल असेंबली का मेंबर बनेगा, सबको तो नेशनल असेंबली का मेंबर बनाया नहीं जा सकता। तो उनमें से क्या किया, जब सब उनमें से जो नेशनल असेंबली में क्या होता है, असेंबली को चूज कैसे किया था, अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्टली चूज किया था। कैसे इनडायरेक्टली चूज किया जाता था, इनको थोड़ा सा मिटा देते हैं। ठीक है, इनडायरेक्टली कैसे चूज किया, इसको ये भी मिटा देते हैं। जैसे जैसे नेशनल असेंबली था, तो नेशनल असेंबली को जो सेलेक्ट किया था, पहले 50,000 लोगों, सब लोग मिलके 50,000 लोगों को सेलेक्ट करता था। ये अलग था। इसमें से फिर ये था कि इसमें एक था एक्टिव सिटीजन, एक था पैसिव सिटीजन। तो जो एक्टिव सिटीजन क्या होता है, पैसिव सिटीजन क्या होता है, एक्टिव सिटीजन की तो ये था कि एक्टिव सिटीजन को ही वोट देने का अधिकार था, पैसिव सिटीजन को देने का अधिकार नहीं था। यानी कि जब पैसिव सिटीजन में कौन कौन आते थे, एक तो महिला हो गया, महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था उस समय फ्रांस में। और दूसरा क्या था, दूसरा कौन था, जो पुरुष भी थे, लेकिन पुरुष जो इसका जो 3 दिन का दिहाड़ी के बराबर टैक्स पे नहीं करता था। यानी कि अगर वो 3 दिन का दिहाड़ी में जितना कमाता है, अगर उतना उनके बराबर टैक्स पे नहीं करता है वो, तो उसको वोट देने का अधिकार नहीं था। बच्चे भी वोट नहीं कर सकते थे। सिर्फ 25 साल से ऊपर जो पुरुष हैं वही वोट कर सकते थे, और वो पैसिव में आते थे। और साथ साथ में उसका क्या होना चाहिए, कंडीशन ये भी था कि वो 3 दिन का दिहाड़ी, जो 3 दिन काम करके जितना पैसा कमाता है, उतना उन पैसों के बराबर ही वो अगर टैक्स देता है, यानी उतना ही पैसा अगर वो टैक्स देता है, तो वो वोट दे सकता था। ठीक है, अब वो लोग, यानी वो लोग कहाँ आ गए, एक्टिव सिटीजन में आ गए। तो एक्टिव सिटीजन किसको, 50,000 लोगों को वोट देता था, 50,000 लोगों को वोट था। और ये 50,000 लोग 745 आदमी को चुनता था, जो नेशनल असेंबली का मेंबर था। ठीक है, यानी कि नेशनल असेंबली जो एक्टिव सिटीजन थे, एक्टिव सिटीजन क्या करते थे, यानी कि नेशनल असेंबली को जो, यानी कि 50,000 जो लोग थे एक्टिव सिटीजन, समझ लो लोग थे, लोग क्या करते थे, 50,000 आदमी को चुनते थे, 50,000 आदमी को चुनते थे। और इन 50,000 आदमी क्या करते थे, इनको चुनते थे। तो ये डायरेक्ट वहाँ के जो एक्टिव सिटीजन थे डायरेक्ट नेशनल असेंबली के मेंबर को नहीं चुनते हैं, पहले वो इसको चुनते हैं, 50,000 आदमी को चुनते हैं, फिर ये इसको चुनते हैं। तो देखोगे ये इनडायरेक्टली चूज करता है, क्या करता है, इनडायरेक्टली सेलेक्ट करता है। जैसे हम लोग प्रेसिडेंट होता है, जैसे हम लोग प्रेसिडेंट को डायरेक्टली सेलेक्ट नहीं करते हैं। हम जो एमपीज और एमएलए, हमारे द्वारा जो बनाए गए एमपीज और एमएलए, हम लोग किसको वोट करते हैं, एमपीज और एमएलए को वोट करते हैं। और वो एमपीज एमएलए क्या करता है, प्रेसिडेंट को चुनता है। तो उसी तरह है कि जैसे हम लोग, जैसे वहाँ के सिटीजन क्या करते थे, इन 50,000 को चुनते थे, और 50,000 क्या करता, 745 को चुनते थे। ये नेशनल असेंबली का वोटिंग प्रोसेस था। वोट कैसे होता था, तो नेशनल असेंबली का वोट कैसे होता था, इनडायरेक्टली होता था। ये याद रखेगा, अप्रत्यक्ष रूप से होता था। ठीक है, ये हो गया। अब नेशनल असेंबली बन गया, राजा ने अपना सरेंडर कर दिया था, नेशनल असेंबली को स्वीकार कर लिया था। तो जब नेशनल असेंबली स्वीकार किया तो 1791 को क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन बन गया फ्रांस का, कॉन्स्टिट्यूशन बन गया फ्रांस का। तो फ्रांस क्या हो गया, अब पहले क्या था, मोनार्की था,
मोनार्की मतलब राजा वाला सिस्टम। राजा वाला सिस्टम से क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की, यानी कि ऐसा सिस्टम, ऐसा राजा तो अभी भी था, राजा वही था, लेकिन वो राजा रहते हुए उसको संविधान का बात मानना पड़ता था, उसको संविधान के तहत काम करना पड़ता था। ठीक है, तो ये चेंज हो गया अब कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की, यानी कि फ्रांस अब कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की बन चुका था। लेकिन क्या हो गया कि बाद में क्या हो गया, धीरे बाद में क्या हुआ कि पता चला कि जो लुइस 16 है वो सेक्रेटली, इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है, सीक्रेटली क्या करता था, यानी कि छुपके से क्या करता था, ऑस्ट्रिया के राजा, ऑस्ट्रियास की और पर्सिया के राजा से मिलते थे और उनसे मदद मांगा। यानी लुइस 16 क्या करता है, चुपचाप से क्या करता है, सीक्रेटली क्या करता, ऑस्ट्रिया के किंग, ऑस्ट्रिया क्या था, इसका ससुराल था, जहाँ मैरी, इसके वाइफ का घर कहाँ था, मैरी एंटोनी का घर कहाँ था, ऑस्ट्रिया था। तो ऑस्ट्रिया का जो राजा था और पर्सिया का राजा, उससे मदद मांगा। मदद किस लिए मांगा, कि फिर से राजा का सिस्टम लाया जाए, यानी कि ये संविधान का सिस्टम, ये कॉन्स्टिट्यूशन का सिस्टम को खत्म करके फिर से संविधान का फिर से राजा वाला सिस्टम लेके आया जाए। और ये ऑस्ट्रिया के राजा और पर्सिया के राजा मान भी गए। क्यों मान गए, क्योंकि उन लोगों को ये डर था कि कहीं हमारे यहाँ के लोग भी फ्रांस के लोगों से सीख के, फ्रांस के लोग से मोटिवेट होके ये चीज़ वो लोग भी मांग ना कर दे कि नहीं हम लोग को भी फ्री होना है। तो इसी डर से ऑस्ट्रिया के राजा और पर्सिया के राजा क्या करते हैं, इसकी मदद कर देते हैं। लेकिन मदद करने से पहले ही क्या हो जाता है, वहाँ के लोगों को क्या पता चल जाता है, यानी कि फ्रांस के लोगों को पता चल जाता है, और फ्रांस के लोग क्या करते हैं, इस पर पहले ही अटैक कर देते हैं। और अटैक करने के बाद क्या करते हैं, इनको गिरफ्तार कर लेते हैं। लुइस 16 क्या कर ले, गिरफ्तार कर लेते हैं। और लुइस 16 गिरफ्तार करने के बाद उसके बाद क्या मोनार्की सिस्टम को खत्म कर दिया, पूरी तरह एबोलिश कर दिया जाता है, और क्या लेके आता है, सिर्फ रिपब्लिक सिस्टम, यानी कि ये क्या हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की से क्या बन जाता है, रिपब्लिक बन जाता है। और ये हो गया तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट। यानी कि ये तो था कि शुरू में ये देखिए कि मोनार्की था, फिर कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की, फिर रिपब्लिक हो गया। यानी कि ये पहले राजा को, जब जैसे राजा था, राजा को जैसे पहले राजा वाला सिस्टम था, तो राजा वाला सिस्टम से क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की, यानी कि राजा तो था लेकिन उसको संविधान के तहत काम करना पड़ता था। अब जब संविधान के तहत काम करना पड़ता था तो उनको बड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, यानी कि लुइस 16 को। तो इसी वजह से क्या किया, वो ऑस्ट्रिया के किंग और पर्सिया किंग से मदद मांगा। और पर्सिया के किंग और ऑस्ट्रिया किंग को भी उसको भी डर था कि कहीं ना क्या पता कि यहाँ के लोग भी आंदोलन करना शुरू कर दें। इसी वजह से ऑस्ट्रिया किंग और पर्सिया किंग भी मदद कर देते हैं। और मदद करने से पहले ही वहाँ के लोगों को, यानी कि फ्रांस का जो लोग हैं उन लोग को पता लग जाता है कि ये सीक्रेटली क्या करता है, ये मिलता है कि मदद मांग रहा है। ठीक है, इसी वजह से क्या किया, जो फ्रांस के लोग हैं वो पहले ही अटैक करता है किस पे, लुइस 16 पे। और लुइस 16 को क्या करते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं, और गिरफ्तार कर कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की को खत्म करके रिपब्लिक बना दिया जाता है। यानी कि फ्रांस क्या होता है, अब लोगों की तरह चुना जाएंगे, हेड ऑफ द स्टेट, हेड कौन होगा, रिपब्लिक की तरह चुना जाएगा। ठीक है, यानी कि लोग इलेक्टेड बाय द पीपल होगा, जो भी कंट्री का हेड होगा वो क्या होगा, इलेक्टेड होगा। तो ये होगा तुम्हारा जो तुम्हारा बेसिक है। ठीक, उसका रेन ऑफ टेरर है, उसका जेकोबिन क्लब नाम का एक दल आया था, जेकोबिन क्लब, और उसका तुम्हारा जो उसका लीडर बना, लीडर का नाम था ये, चलो उसको देख लेना, वैसे उसको ये नाम था उसका, जेकोबिन क्लब नाम का पार्टी था। पार्टी उसका 1 साल रूल किया, 1 साल रूल करने के बाद फिर अलग रेन ऑफ टेरर, डायरेक्ट रूल आया। तो उसको इतना जाने की आवश्यकता नहीं है, ये तुम्हारा बेसिक इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारा जरूरी है, जो तुमको 10 क्लास में काम आएगा। ये इसलिए जरूरी है कि जो अगर ये चीज़ आप नहीं जान रहे, ये चीज़ अगर नहीं समझ रहे हैं, तो 10 क्लास का कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट आपको वीक रह जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको जरूरी है, और ये चीज़ मैंने समझा दिया है कि आप यानी कि 3 लेक्चर लेके, पहला लेक्चर, दूसरा लेक्चर, तीसरा लेक्चर, आप अगर ये लेक्चर देख रहे हैं तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले फर्स्ट लेक्चर शुरू करें, तब यहाँ पे आए। और यहाँ पे देखने के बाद तब आप 10 क्लास अगर आप कंसेप्ट बिल्डअप करना चाहते हैं, तो कंसेप्ट बिल्डअप करना चाहते हैं, फिर तब 10 क्लास के फर्स्ट चैप्टर में आप फर्स्ट लेक्चर देखिएगा। ठीक है, तो ये हो गया, आज कंप्लीट हो गया फर्स्ट चैप्टर। और बेसिक नहीं पढ़ना आपको, अब इसके अलावा आपको कोई बेसिक नहीं पढ़ना है। हाँ, थोड़ा बहुत होगा तो वो क्लास के बीच में ही बता दिया जाएगा, ये क्लास में ये रिलेट करके बता दिया जाएगा। लेकिन ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको अगर नहीं पढ़ते तो फिर 9 क्लास में, 10 क्लास का शुरू होने से पहले यही चीज़ पढ़ना पड़ता, तो फिर वहाँ दिक्कत हो जाता है। तो इसलिए हमको, क्योंकि 9 क्लास से अगर आप 9 क्लास नहीं पढ़ते तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ बेकार दिया है, नहीं, तो वो कहीं ना कहीं कहानी से रिलेटेड है। अगर 9 पढ़ने के बाद तभी कुछ ना कुछ 10 से रिलेटेड रहता है। तो आप जब ये पढ़िए, जब तक ये चीज़ नहीं पढ़ेगा तो 10 क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है वो चीज़ समझ में नहीं आएगा।
ठीक है। अब जैसे इसका तो नोट्स नहीं, ये चीज़ सिर्फ समझने के लिए बताएं। अगले से नोट्स जो 9 क्लास के बच्चे हैं वो नोट्स ले सकते हैं, टेलीग्राम में जुड़ के नोट्स ले सकते हैं। और दूसरा बात ये कि जो कल से क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। और दूसरा बात, इसमें से जो उसके साथ ये भी है, इसमें तो लॉन्ग आंसर वगैरह नहीं होगा, इसमें सिर्फ कंसेप्ट समझाने के लिए है। इसमें कोई भी एमसीक्यू बेस्ड क्लास नहीं होगी इसका कोई भी एमसीक्यू, हाँ होगा तो करा देंगे वैसे याद रखने के लिए। और लॉन्ग आंसर तो नहीं होगा, तो सिर्फ एमसीक्यू बेस्ड क्लास होगा। ठीक है, उसके बाद जो कल से तुम्हारा ये जो क्लास 10 का हिस्ट्री जो है चैप्टर 1 स्टार्ट होगा। हाँ हिस्ट्री स्टार्ट है, क्योंकि हिस्ट्री स्टार्ट होगा। और साथ साथ हिस्ट्री उसमें 2 से 3 क्लास थ्योरी होगा। थ्योरी होने के बाद दो अलग टाइम में लेके उसका तुम्हारा एमसीक्यू बेस्ड क्लास और लॉन्ग आंसर क्लास वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आप इसको बार बार रिविजन कर सकते हैं, इसको माइंड में बना लीजिए, इसको सिर्फ याद रखने के लिए। इसको इस तरह से सिर्फ इस तरह फॉर्म आप नोट इस तरह उतार लें कि ताकि आप कनेक्ट कर पाएँ एक चीज़ दूसरे। अच्छा इसके बाद टैक्स भरा तो उसके बाद अच्छा जब जैसे महंगाई बढ़ा तो टैक्स बढ़ाना चाहा, तो इस तरह से आप कनेक्ट कर लीजिए। आप टैक्स क्यों बनाना चाह रहा था, क्योंकि आप कंगाली की तरफ जा रहा था। तो ये चीज़ आप एक दूसरे कनेक्ट कर लीजिएगा, कंसेप्ट को कनेक्ट कर लीजिएगा, तो आपको बहुत दिन तक याद रहेगा, आप भूलिएगा नहीं। ठीक है, ये से हम क्लास समाप्त करते हैं। धन्यवाद।